नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक की सबसे पहली खबर खाद्य एवं पोषण से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा और पोषण रिपोर्ट का एशिया एवं प्रशांत क्षेत्रीय अवलोकन जारी किया गया है। ये रिपोर्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पोषण पर सतत विकास लक्ष्य 2 यानी 0 भूखमरी और विश्व स्वास्थ्य सभा के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति की निगरानी करती है। आइए अब रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति, खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रगति की दर धीमी हो गई है। साथ ही एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र वर्ष 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर नहीं है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इस क्षेत्र में लगभग 1.9 बिलियन लोग स्वस्थ आहार पर होने वाला खर्चा वहन नहीं कर सकते। यदि आहार पर होने वाला खर्च किसी व्यक्ति की आय के 63% से अधिक हो जाता है तो उस व्यक्ति के लिए वो आहार अवहनीय हो जाता है। मानव जीवन के आरंभिक 1000 दिनों में अपर्याप्त आहार का प्रभाव सर्वाधिक गंभीर होता है। भारत में 6 से 23 महीने की आयु के केवल 42% बच्चों को ही प्रतिदिन आवश्यक मात्रा में भोजन दिया जाता है। रिपोर्ट अत्यधिक संसाधित और सस्ते खाद्य पदार्थों के साथ कुपोषण के बदलते स्वरूप को रेखांकित करती है। ऐसे खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिजों की कमी होती है और इससे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। कोविड-19 के कारण 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मध्यम या गंभीर दुबलेपन की व्यापकता में 14.3% की वृद्धि का अनुमान है। रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं भी प्रस्तुत की गई हैं, जैसे स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ ही उपभोक्ताओं, विशेषकर बच्चों के लिए भोजन के विक्रय और विपणन को विनियमित भी करना चाहिए। आहार के कारकों को संधारणीय रूप से संबोधित करने के लिए एक एकीकृत तंत्र आधारित दृष्टिकोण को अपनाना होगा, ताकि भोजन, जल और स्वच्छता, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा प्रणाली को एक साथ लाया जा सके। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में लघु वित्त बैंकों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। आइए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष जानते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स में वित्तीय क्षेत्र के कुल ऋण का एक कम हिस्सा शामिल होता है। मार्च 2019 में कुल परिसंपत्ति में हिस्सा 0.4% ही था। लघु वित्त बैंक अधिकांशतः दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनकी उपस्थिति सबसे कम है। मार्च 2020 में सभी लघु वित्त बैंकों की कुल संपत्ति का 60% हिस्सा शीर्ष 3 लघु वित्त बैंकों के पास था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार का विशेष रूप से अल्प आकार के ऋण पर केंद्रित होता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स के कुल ऋण का लगभग 75% है। उनके कुल खातों में लगभग 96% की ऋण सीमा 2 लाख रुपए थी। लघु वित्त बैंक बैंकिंग का एक विशिष्ट खंड है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित किया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों या वर्गों के लिए बुनियादी बैंकिंग गतिविधियों को आरंभ करके वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना है, जो निर्धन है या फिर जिन तक बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच नहीं है। वे व्यावसायिक इकाइयों, लघु सीमांत किसानों और असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं को सेवाएं प्रदान करते हैं। आइए अब जानते हैं लघु वित्त बैंकों के लिए निर्धारित मानदंडों को। अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 5 बिलियन रुपए की तुलना में लघु वित्त बैंकों को कम से कम 2 अरब रुपए के नेटवर्थ की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि लघु वित्त बैंक के लिए ये नेटवर्थ ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए दिशा निर्देश जारी होने के बाद 1 बिलियन रुपए अधिक हो गया है। लघु वित्त बैंकों को अपने समायोजित निवल बैंक ऋण का कम से कम 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए निर्धारित करना होता है। वहीं अन्य अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मामले में ये अनिवार्यता 40% है। लघु आकार के ऋण पर उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उनके ऋण पोर्टफोलियो के कम से कम 50% खातों में 25 लाख रुपए तक के ऋण शामिल होने चाहिए। लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात 15% निर्धारित किया गया है। अगली खबर शहरीकरण से संबंधित है। केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से तीव्र गति से शहरीकरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए रणनीति बनाने का निर्देश दिया है।
वर्तमान स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 1.1 करोड़ मकानों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 70 लाख से अधिक मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और 41 लाख से अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU वर्ष 2015 में आरंभ की गई थी। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक प्रमुख मिशन है। ये वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के लक्ष्य पर केंद्रित है। इसके तहत 4 घटकों के माध्यम से मलिन बस्तियों के निवासियों सहित शहरी निर्धनों की आवासन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। इसके अलावा ये वैधानिक शहरों, अधिसूचित योजना क्षेत्रों, विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों या राज्य कानून के तहत ऐसे प्राधिकरणों जिन्हें शहरी नियोजन एवं विनियमन के कार्य सौंपे जाते हैं, इसके सहित संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को समाविष्ट करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत एक मांग आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत राज्यों, संघ शासित प्रदेशों द्वारा संपादित मांग के आकलन के आधार पर आवास की कमी के बारे में निर्णय लिया जाता है। योजना द्वारा सामना की जाने वाली विभिन्न कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों में शामिल हैं योजना के तहत ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना, इसके आवेदकों को बैंकों द्वारा भुगतान नहीं करना या संवितरण में विलंब करना और विशेषकर शहरी क्षेत्र में भूमि की उच्च लागत होना। अगली खबर संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते में दोबारा शामिल होगा। अमेरिका के इन समूहों में दोबारा शामिल होने से वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के बीच सहयोग और मजबूत होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और व्यापार एवं पर्यावरण से संबद्ध विभिन्न बहुपक्षीय संधियों से स्थायी तौर पर अलग हो गया है या उसके वित्त पोषण में अत्यंत कटौती की है। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखने और आदर्श रूप से 1.5 डिग्री से कमतर रखने पर केंद्रित है। जून 2017 में अमेरिका वित्तीय और आर्थिक बोझ के कारणों का उल्लेख करते हुए समझौते से बाहर हो गया था। अमेरिका के दोबारा शामिल होने से अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों को स्पष्ट करने, कार्बन तटस्थता के लिए संकल्प आदि के संदर्भ में भारत जैसे देशों पर अत्यधिक दबाव बढ़ने की संभावना है। जलवायु वित्त की कमी पर अमेरिकी दृष्टिकोण और अनुचित जलवायु कार्रवाई अपेक्षाओं पर विकासशील देशों द्वारा गहन पर्यवेक्षण किया जाएगा। इसी तरह पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले WHO का वित्त पोषण रोक दिया था, जहां USA सबसे बड़ा दानकर्ता है, और जुलाई 2021 में इस एजेंसी से बाहर निकलने की प्रक्रिया आरंभ करने की घोषणा भी कर दी थी। अब अमेरिका कोवैक्स में भी शामिल होगा। ये विशेष रूप से निर्धन देशों में कोविड-19 वैक्सीन की समान पहुंच और वितरण सुनिश्चित करने के प्रति समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। कोवैक्स को गावी कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन सेपी और WHO द्वारा समन्वित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में मूलभूत सुधारों की मांग करते हुए अमेरिका ने इजराइल के साथ यूनेस्को की सदस्यता भी त्याग दी थी। इसके अलावा इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह के लिए एजेंसी की आलोचना भी की थी। ट्रंप प्रशासन ने वर्ष 2015 के ईरान परमाणु समझौते को ईरान के लिए अधिक अनुकूल बताते हुए इससे भी अलग होने का निर्णय लिया था। इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त व्यापक कार्य योजना JCPA के रूप में जाना जाता है। समझौते के तहत ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करने के लिए सहमत हुआ था। वहीं UNHRC की बात करें तो वर्ष 2018 में अमेरिका UNHRC से ये कहते हुए अलग हो गया था कि ये एजेंसी इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। UNHRC विश्व भर में मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य करता है। अमेरिका ने WTO में न्यायाधीशों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर दिया था। इस कदम से ये व्यापार विनियामक बृहद पैमाने पर अर्थहीन हो गया था। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में केवल एक ही न्यायाधीश शेष है। अन्य संगठनों की बात करें तो अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के कथित इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह के कारण एजेंसी को दशकों से जारी वित्त पोषण को अगस्त 2018 में समाप्त करने की घोषणा की थी। UNRWA संपूर्ण विश्व में शरणार्थियों की सहायता करने के लिए गठित एक संगठन है। इसके कार्य का एक बड़ा हिस्सा फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सहायता करना है।
अमेरिका ने TPP यानी प्रशांत पारीय साझेदारी से भी बाहर निकलने का निर्णय लिया था, जो एक बहुपक्षीय अधिमान्य व्यापार समझौता है। इसमें कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और आसियान देशों जैसे 12 प्रशांत तटीय देश शामिल हैं। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने रेत खनन के मुद्दे पर राजस्थान सरकार की कटु आलोचना की है। पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति CEC को राजस्थान में व्यापारियों, सरकार और अन्य हितधारकों द्वारा सामना किए गए रेत खनन के मुद्दों पर तथा अवैध रेत खनन को रोकने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अब CEC ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि या राजस्व भूमि में खनन पट्टों को जारी करना प्रत्यक्षतः अवैध रेत खनन की सुविधा प्रदान करता है। साथ ही इसने सरलता से प्राप्त हो रही पर्यावरणीय मंजूरी को भी प्रश्नगत किया है। खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम 1957 के तहत रेत एक गौण खनिज है। रेत खनन को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। MMDR अधिनियम राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए नियमों को लागू करने का अधिकार प्रदान करता है। अवैध और अनियंत्रित खनन से राज्य को राजस्व की हानि होती है और इससे पर्यावरण का ह्रास भी होता है। इसलिए नदी के पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण, नदी जल और भूजल प्रदूषण की रोकथाम के लिए संधारणीय रेत खनन महत्वपूर्ण है। संधारणीय खनन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे सतत रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 और रेत खनन रूपरेखा 2018 जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना आरंभ की गई है। अवैध खनन की जांच के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए खनन निगरानी प्रणाली संचालित की गई है। रेत के विकल्पों जैसे फ्लाई ऐश, धातु मल का उपयोग, पाउडर्ड ग्लास आदि के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रश्नकाल और शून्यकाल। प्रश्नकाल और शून्यकाल, जिन्हें मानसून सत्र के दौरान सरकार द्वारा निलंबित कर दिया गया था, संसद के बजट सत्र यानी 29 जनवरी के प्रारंभ होने पर इन्हें दोबारा संचालित किया जाएगा। प्रश्नकाल सदन की बैठक का पहला घंटा होता है। इस दौरान संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं और उन्हें उनके संबंधित मंत्रालयों के कामकाज के लिए उत्तरदायी ठहराते हैं। प्रश्न कई तरह के होते हैं, जैसे तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना के प्रश्न और गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न। शून्यकाल अक्सर प्रश्नकाल के तुरंत बाद आरंभ होता है, जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। हालांकि शून्यकाल का प्रक्रिया के नियमों में उल्लेख नहीं मिलता है। अनुच्छेद 161। उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल के सामने राजीव गांधी हत्या मामले में दोषी की क्षमादान संबंधी लंबित याचिका पर रोष व्यक्त किया था। अनुच्छेद 161 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। प्रधानमंत्री ने मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के स्थापना दिवस पर इन राज्यों के निवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य बन गए थे। इसके साथ ही भारतीय संघ के राज्यों की संख्या बढ़कर 21 हो गई थी। इसमें मणिपुर 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बना था। ग्रीन बॉन्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुख्य रूप से असममित सूचना के कारण भारत में अन्य बॉन्डों की तुलना में ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत अधिक रही है। ग्रीन बॉन्ड उन परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जारी किए जाते हैं जिन परियोजनाओं से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, धारणीय जल प्रबंधन में। इसके कई लाभ हैं, जैसे ये जारीकर्ता की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है, केवल हरित उपक्रमों में निवेश के इच्छुक वैश्विक निवेशकों के विशिष्ट समूह तक पहुंच को सुगम बनाता है, पूंजी की लागत को कम करता है,
आपको बता दें कि यस बैंक भारत में हरित बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम बैंक था। कवच अभ्यास ये भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल के समस्त संसाधनों के संयोजन पर आधारित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अभ्यास कवच देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान अंडमान एवं निकोबार कमान के तत्वावधान में संचालित किया जाएगा। मैस्करेड 2021 तस्करी और अवैध व्यापार के विरुद्ध आंदोलन मैस्करेड फिक्की द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रमुख सम्मेलन है। ये सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच संयुक्त कार्रवाई के लिए अवसरों की पहचान करने और अवैध व्यापार से निपटने के लिए प्रवर्तन तंत्र प्रदान करता है। फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी। फिक्की भारत में सबसे बड़ा, सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है, जो कि एक गैर सरकारी और अलाभकारी संगठन है। एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है, जिसे इसरो द्वारा भेजा गया है। इसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का समकालिक अध्ययन करना है। इसका उद्देश्य बाइनरी स्टार प्रणाली में उच्च ऊर्जा प्रक्रियाओं को समझना और न्यूट्रॉन तारों के चुंबकीय क्षेत्र का अनुमान लगाना है। हाल ही में एस्ट्रोसैट के पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप ने मिल्की वे में एक विशाल पेचीदा ब्रह्मांडीय डायनासोर, जिसे गोलाकार क्लस्टर NGC 2808 कहा जाता है, इसमें दुर्लभ पराबैंगनी प्रज्वलित तारे को देखा है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।